मैंने सोच लिया है, ये नीला हार मैं उसी को दूंगी जो कल सूरज ढलने से पहले मेरे लिए आसमान से गिरता हुआ सितारा लाएगी। जो बहू भी वो सितारा लाएगी इस महल की मल्लिका बनेगी और पूरा जंगल उसी का होगा। और जो इसमें नाकाम रही उसे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। ये आवाज किसी माँ की नहीं बल्कि एक जालिम मल्लिका की थी। ये एक मौत का चाल था, ऐसा चाल जिसमें उसकी बेटी पिंकी, बड़ी बहू रानी और छोटी बहू कोमल फंसने वाली थी। लेकिन इस नीले हार के पीछे एक ऐसा भयानक राज छुपा था जो कई सालों से बरगद की जड़ों में दफन था। सावित्री की बड़ी बहू रानी चिड़िया बहुत चालाक थी। वो अपनी सास की हर बुराई में शामिल रहती थी, जबकि छोटी बहू कोमल चिड़िया बहुत सब्र वाली थी। सावित्री की बेटी पिंकी अपने आप को शहजादी समझती थी, इसलिए वो अपनी दोनों भाभियों से नफरत करती थी। बड़ी भाभी, जो माँ ने शर्त रखी है वो नामुमकिन है। आसमान का सितारा कोई कैसे ला सकता है? हाँ, लेकिन अगर कोमल ने कोई चाल चली तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम चिंता नहीं करो पिंकी, मैंने कौवों से बात कर ली है। वो कोमल के रास्ते में ऐसे कांटे बिछाएंगे कि वो वापस आने के काबिल ही नहीं रहेगी। कोमल चिड़िया अपनी सास की बातें सुनकर बहुत परेशान थी, इसलिए वो अपने दोस्तों तोता, कबूतर और बुलबुल के पास जाती है। तोते भैया, माँ जी ने आसमान का सितारा मांगा है। मैं एक मासूम चिड़िया भला इतनी बुलंदी पर कैसे जा सकती हूँ? चिड़िया बहन, मलका जो मांग रही है वो सितारा नहीं है, वो दरअसल नीली पहाड़ी पर मौजूद एक खास पत्थर है जो रात को सितारों की तरह चमकता है। लेकिन याद रखना, वहाँ पहुँचना जितना मुश्किल है, वहाँ से वापस आना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ काले कौवों के जासूस बैठे हैं। तभी बुलबुल भी चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, हम सब तुम्हारे साथ हैं, मगर तुम हिम्मत न हारना। कोमल चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। रास्ते में उसे आवाज आती है, इधर आओ चिड़िया, इधर आओ। अरे ये आवाज कैसी है? ये तो इस बड़े बरगद के पेड़ से आ रही है। कोमल चिड़िया उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाती है। कौन कौन है यहाँ? मैं हूँ बरगद का पेड़। कई सालों से मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मेरी जड़ों में एक ऐसा राज दफन है जो तुम्हें निकालने पर ही पता चलेगा। ऐसा कहते हुए बरगद का पेड़ चुप हो जाता है। अरे ये पेड़ जी किस राज की बात कर रहे हैं? मुझे देखना होगा। कोमल चिड़िया वहीं पेड़ के नीचे खुदाई करने लगती है, जहाँ उसे एक डायरी मिलती है जो परिंदों की जुबान में लिखी हुई थी। ये डायरी सावित्री की मंझली बहू की थी, जो कई साल पहले पुरस्कार तौर पर गायब हो गई थी। अरे ये क्या? ये डायरी तो माँ जी की बहू की है, जो कई साल पहले गायब हो गई थी। कोमल चिड़िया डायरी को खोलती है और पढ़ती है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो भाग जाए। सावित्री सास नहीं, एक शिकारी है। वो अपनी बहुओं को इसीलिए लाती है ताकि बादल कप्पे और बिजली कप्पी को इनके नरम नरम पर दे सके, और बदले में वो कप्पे इसे सुंदर रखने वाला जादुई पानी देते हैं। मैंने ये सच जान लिया था, इसलिए अब मेरी बारी है। मैं इस राज को बरगद के पेड़ के नीचे दफन कर रही हूँ, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये राज किसी के सामने आए। ये सब पढ़कर कोमल चिड़िया के तो होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? अब मुझे सब समझ आ गया। मैं और रानी दीदी भी खतरे में हैं। कोमल चिड़िया खुद को संभालती है और वहाँ से अपने महल के लिए चली जाती है। रात के अंधेरे में वो कौवे सावित्री के कमरे में खड़े थे। मल्लिका, तुमने बहुत अच्छा किया, अपनी दोनों बहुओं को पहाड़ी की ओर भेज रही हो। तुम्हारी दोनों बहुओं के पंख बहुत सुंदर हैं। तुम भी उनकी तरह सुंदर हो जाओगी। कल जब वो पहाड़ी पर जाएंगी तो हम कौवे मिलकर उन्हें पकड़ लेंगे। ओहो। लेकिन बादल, मेरा जादुई पानी तैयार रखना, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। और रहा सवाल उन बहुओं का, मुझे उनकी क्या परवाह, मुझे तो अपनी जवानी और ताकत चाहिए। दरवाजे के बाहर खड़ी पिंकी चिड़िया ये सब सुन लेती है।
वो चुप कर जाती है। उसे तो अपनी माँ से डर लगने लगा था। अगले दिन कोमल चिड़िया और रानी चिड़िया सफर पर निकलती हैं। रानी ने अपने साथ जहरीले कांटे छुपा लिए थे। जब वो दोनों पहाड़ी के करीब पहुंचती हैं, तो अचानक बिजली कभी कोमल चिड़िया पर हमला कर देती है। कोमल और रानी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या मतलब तुम्हारा बिजली? क्या तुम मुझे भी मार डालोगी? बादल जी, ये तो अपनी सास की बातों में आकर अंधी हो चुकी है। इसे क्या मालूम, ये दोनों अब हमारे जादू का हिस्सा बनेगी। ये सब बातें सुनकर रानी खौफ से चीखती है। रानी दीदी, ये काके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं आपको ये सब सच बताती तो आप कभी मेरी बातों पर विश्वास न करती। इसीलिए मुझे सब पता था कि इन्होंने हमारे लिए यहाँ जाल बिछाया है। अच्छा, तू बहुत चालाक बनती है चिड़िया, अभी तुझे बताता हूँ। ऐसा कहते ही बादल कौवा चिड़िया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चिड़िया के सारे पक्षी दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो कौवों पर हमला कर देते हैं और वो उन कौवों को चूंचे मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। रानी जो कांटे लाई थी वो भी उन कौवों को मारती है। रानी रोते हुए कोमल चिड़िया से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो कोमल, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। भाभी, हमारी सास ही हमें मारना चाहती है, हमें मिलकर इस जुल्म को रोकना होगा। कोमल चिड़िया और रानी चिड़िया जब वापस महल पहुंचती हैं, तो मल्लिका अपने महल में जश्न मना रही थी। अरे ये क्या, ये दोनों यहाँ कैसे आ गई तुम दोनों? लाओ, कहाँ है मेरा सितारा? कोमल चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों के सामने उस डायरी को रख देती है, जहाँ चीकू तोता उस डायरी को पढ़कर सुनाता है और पूरे जंगल के पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। माँ जी, आपने अपनी बहुओं के खून से अपनी जवानी खरीदने की कोशिश की। जो आपने अपनी मंचली बहू के साथ किया, वो हम अपने साथ नहीं होने देंगे। तभी पिंकी चिड़िया भी कहती है, हाँ माँ, मैं भी आपसे डर गई थी। मैंने आपकी और कौवों की बातें सुन ली थी। आपने हम सबको धोखा दिया है। ये सारी बातें सुनकर मल्लिका बहुत गुस्से में आ जाती है। सावित्री का जादुई पानी खत्म हो चुका था। जैसे ही जादू टूटता है तो वो एक बूढ़ी, झुकी हुई और कमजोर चिड़िया में बदल जाती है। रानी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम आपको घर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब मैं आप जैसी नहीं रही। अब आप ऐसी हालत में इस घर में खौफ नहीं फैला सकेंगी। अब से आप माँ की मोहब्बत ही देंगी। अब कोमल, रानी और पिंकी तीनों चिड़िया मिलकर उस महल को संभाल लेती हैं। सावित्री तो अब अपने आप को एक कमरे में बंद रखती थी और अपने किए की माफी मांगती थी। जुल्म के पाँव नहीं होते और झूठ की इमारत एक न एक दिन जरूर गिरती है। सास और बहू का रिश्ता अगर एतबार पर हो तो घर जन्नत बन जाता है, वरना लालच पूरे परिवार को खा जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में बंटी चिड़ा कफे सेठ के यहाँ बारिश में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठा रहा था। अरे ओ बंटी, जल्दी कर, तुझसे एक बोरी नहीं उठाई जा रही। अपने साथ के दूसरे पक्षियों को तो देख, कितनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं और तू कछुए की तरह आराम से चल रहा है। ऐसे काम करेगा तो तुझे पगार नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है और कफे सेठ से कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँगा। थोड़ी देर तक सभी पक्षी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर सभी पक्षी कफे सेठ से पगार लेने आ जाते हैं। शेले बंटी, तेरे आज की पगार। मगर मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे ओ बंटी, तू मुझसे अब हिसाब करेगा? काम तो तू ठीक से करता नहीं है। तुझे इतने पैसे ही मिलेंगे। अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितने पगार मिल गई यही बहुत है। आ गया ना लाइन पर, चला भाग जा यहाँ से। इतना मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाकर बिजली से पकोड़े बनवाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर चला जाता है। बाकी भी मजदूर पक्षी छाता लिए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी चिड़ा ठंड में कांपते हुए तोते के पास जाता है। तोते यार, मुझे भी आज अपने साथ ले जाओ। मेरे पास छाता नहीं है, मेरा घर थोड़ी दूर ही है।
बहुत ठंड लग रही है, बरसात में भीग गया हूँ। नहीं नहीं बंटी यार, मुझे माफ करना, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है, और तो और तुम्हारा घर नदी के पास है। तुम्हें तो पता है वहाँ बारिशों के दिनों में पानी बहुत ऊपर आ जाता है, वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है। तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। न कहते हुए तोता अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है और बंटी चिड़ा भी बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कोमल बहू देख, यहाँ बहुत पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ रख दे। माँ जी, अब तो घर में एक बाल्टी भी नहीं बची। ना जाने आज तो बारिश सुबह से बरस रही है, एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। हाँ, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घर आकर बंटी चिड़ा अपने घर को देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। अदी जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख कि अनाज पड़ा है कि नहीं, कहीं वो भी बारिश के पानी में भीग तो नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं अभी सबके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाती है। वो पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। बेटे, अब हमें अपना पक्का घर बनवा लेना चाहिए, जरा देखो तो कभी भी टूट सकता है। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, बारिशें बहुत तेज हो रही हैं। ऐसी बारिशों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ जो अपने परिवार का सहारा भी नहीं बन सकता। कोई बात नहीं पति जी, बस 2-3 महीनों की तो बात है। ये बरसात के दिन भी कट जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका लेकर नदी से पानी भरने आती है। वो नदी का पानी देखकर डर जाती है। अरे ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है और रात में वो अपने परिवार से बात करती है। बंटी जी, आप जाकर अपने मालिक से पैसे उधार ले लें, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारे लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कोमल, मैं कल मालिक से जाकर पैसे मांगता हूँ। अगली सुबह बंटी चिड़ा कफे सेठ के पास जाता है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे अपने लिए किसी और जगह नया घर बनवाना है। आपको तो पता है बरसात का मौसम है और मेरा घर नदी के पास है। अगर मैंने नया घर नहीं बनवाया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बंटी, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू जा यहाँ से। तभी जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। माँ जी, इतना पानी भी निकाल लिया, लेकिन ये पानी तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तभी बंटी चिड़ा आता है। माँ, आप पिताजी को संभालें। कोमल, तुम मीना को साथ लो और सामान बांधो, जल्दी घर से बाहर निकलो। बेटे, क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। कबूतर चाचा ने बताया है कि हमारे जंगल में बाढ़ आ रही है। बाढ़ का पानी यहाँ किसी समय भी आ सकता है। हमारा घर तो नदी के पास है, जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। वो सभी पक्षी अपना सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर बंटी चिड़े के पिता पर आकर गिरता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तड़पते तड़पते वो मर जाता है। अपने पति को खोने के बाद सावित्री अपना सुध बुध खो देती है। बंटी के बाबा, कहाँ चले गए तुम? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूँगी?
माँ जी, ये वक्त देहरे होने का नहीं है, चलिए जल्दी से घर से बाहर निकलिए। जैसे ही वो परिवार घर से बाहर निकलता है तो पूरा घर नदी में बह जाता है। मीना, मेरे पास ही बैठी रहना। बाढ़ का पानी बहुत ऊपर तक आ चुका था। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। माँ, क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं मीना बेटी, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। वो परिवार बहुत सहमा हुआ बैठा था। तभी महारानी चील अपने सिपाही उल्लुओं के साथ नाव पर आती है। पक्षियों, घबराओ नहीं, हम सब आपको बचाने आए हैं। नाव को देखकर उस परिवार की टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती है। कुछ ही देर में चील के सिपाही उल्लू उन सभी पक्षियों को बचाकर नाव में बिठा देते हैं। ऐसे चील महारानी पूरे जंगल में फंसे हुए पक्षियों को बचाती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहाँ ढेर सारे पक्षी थे जिन सब के घर बारिश में टूट चुके थे। देखो पक्षियों, तुम सब दाना खाओ और आराम करो। अब किसी बात की चिंता मत करना। जिन पक्षियों के घर भी टूट गए हैं, मैं उन सबको नए घर बनवा दूंगी और आप सब पक्षियों को काम दूंगी। ये बातें सुनकर सभी पक्षियों को तसल्ली होती है और कुछ ही दिनों के बाद चील महारानी उन सब पक्षियों के लिए नए घर बनवा देती है और उन सब पक्षियों को काम भी देती है। रात के समय चीकू तोता अपने बेटे बबलू के साथ खेल रहा था। अरे बेटी जी, आप भी बच्चे के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। तोतों के पड़ोस में कौवा और कौवी रहते थे जो हर समय पक्षियों से लड़ते रहते थे। बादल जी, जाओ ये डंडा लेकर जाओ और चुप करवाओ उन्हें। मैं कब से जाग रही हूँ। मैंने कल भी तोते को बताया था कि उनके टैं की आवाज हमें सोने नहीं देती, मगर वो समझते ही नहीं। फिर बादल कौवा गुस्से में डंडा उठाता है और अपने घर से निकलकर तोतों के घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से डंडे मारने लगता है। निकलो निकलो बाहर। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है मोटी चोंच वाले कि रात को शोर मत किया करो। अरे पत्नी, ये इस समय कौन आ गया है? चीकू जी, आप अंदर ही रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ। फिर चिंकी तोती दरवाजा खोलती है। अरे क्या हुआ बादल भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम सबके सर फाड़ दूंगा फिर ऊंची आवाज में टैं की तो। तभी चीकू तोता भी घर से बाहर आ जाता है। तब हम अपने घर में जो भी करें, तुम्हें इससे क्या? पति जी, आप घर के अंदर जाइए। फिर तोती अपने पति को घर भेज देती है। ठीक है कौवे भैया, आप जाओ, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप कर जाते हैं। फिर बादल कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बादल जी, मारा भी है उन तोतों को कि ऐसे ही गुस्सा दिखाकर आ गए हो। उस तोती ने अपने पति को घर भेज दिया, वरना मैं तो एक डंडा लगाने ही वाला था। आज तो बच गए वो। अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो छोड़ना नहीं उन्हें। दूसरे दिन तोती नदी पर बैठी अपने पति से कहती है, पति जी, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे को लेकर। आपको तो पता है बबलू अभी बहुत छोटा है और वो कौवे हैं कि बहुत गुस्से वाले हैं। मुझे बहुत डर लगता है। अरे चिंकी, कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। बबलू के पिता, क्यों ना हम ये घर बेचकर चले जाएं, जहाँ ये काले कौवे ना हो। क्या चिंकी, उन काले कौवों से डरते हुए हम अपना घर बेच दें? मुझे बहुत डर लगता है। वो दोनों नदी पर बैठे ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उनकी सारी बातें मानो चिड़िया भी सुन लेती है और वो उनके पास आती है। चिंकी बहन, आप परेशान नहीं हो, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। जब तोता और तोती नदी से वापस लौट कर आते हैं तो उनका बेटा बाहर बैठा रो रहा था। अरे बबलू बेटा, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? मम्मा, मैं खेल रहा था कि पिछली आंटी ने आकर मुझे जोर से डंडा मारा। देखा चीकू जी, मैंने कहा था ना कि हम कहीं और चले जाते हैं। ऐसे पड़ोसियों से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अभी पूछ कर आता हूँ उस काली कौवी से। गुस्से में तोता कौवों के घर जाता है और वो कौवों के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। क्या हुआ मोटी चोंच वाले, क्यों जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या दरवाजा तोड़ना है? अरे गंदी काली कौवी, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा?
मैंने तेरे बेटे को कितनी बार कहा है कि पत्ते तोड़कर नीचे न फेंका करो। जब भी हवा चलती है तो वो पत्ते सीधा मेरे पेड़ पर आ जाते हैं। तो ये कोई बात है छोटे से बच्चे को मारने की? तुम प्यार से मेरे बेटे को समझा देती। इतने में बादल कप्पा भी आ जाता है। क्या बात है? देखो पति जी, ये लड़ने आया है हमसे, कहता है कि मेरे बेटे को क्यों मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ो, मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा तोते को मारने लगता है। ये देखकर मम्मा तोती भागी भागी आती है। छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। फिर कव्वे तोते को छोड़ देते हैं और मम्मा तोती अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। बादल ये प्यार से समझने वाले नहीं है। तुम चिंता नहीं करो बिजली, मुझे डंडा चलाना भी आता है। चिंकी, तुम ठीक ही कहती हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा बेटा सुरक्षित नहीं है। तुम बबलू के पास बैठो, मैं अभी चिड़िया से मिलकर आता हूँ। फिर तोता चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। हाँ तोते भैया, आप उन कप्पों से रोज रोज नहीं लड़ सकते। अब कोई न कोई हल तो निकालना ही होगा। अगली सुबह मानो चिड़िया बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया डरो नहीं, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं तो अपने लिए कोई घर ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई घर है? ये सुनते ही मानो चिड़िया को तोते का घर याद आता है और वो चील से कहती है, हाँ चील दी, घर तो है। वो घर तोतों का है, वो अपना घर बेचना चाहते हैं। तो चलो मुझे वो घर दिखा दो। फिर मानो चिड़िया चील को साथ लेकर तोतों के घर जाती है। ये घर तो बहुत सुंदर है, नया बना हुआ है। मगर तोतो, तुम ये घर क्यों बेचना चाहते हो? चील दीदी, हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, वो हमेशा हमसे लड़ाई करते हैं। अच्छा, कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? चील दी, कप्पे कप्पे रहते हैं तोते के पड़ोस में। वो बहुत जालिम है। तो चिड़िया बहन, शाम तक मैं अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। ठीक है चील दी, आप शाम को आ जाइएगा। फिर चील वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, चील को कल बुला लेती, हमने अभी अपने लिए नया घर भी देखना है। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, मेरा घर है ना। शाम को ही चील यहाँ आ जाएगी और आप मेरे साथ मेरे घर चले जाना। सुबह होते ही हम सब मिलकर एक अच्छा सा घर ढूंढेंगे। शाम होते ही चील अपना सामान लेकर आ जाती है। वो तोतों को घर के पैसे देती है और तोते पैसे लेकर मानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर चील अपना सारा सामान घर में रखती है। घर तो अच्छा मिल गया, अब जरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। चील ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा लेती है। बादल जी, ये तोतों को क्या हुआ है, इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहे हैं? डंडा कहाँ है मेरा, मैं अभी इन्हें देखता हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वो पति पत्नी डंडा लेकर चील के घर जाते हैं। अरे क्या हुआ कव्वो? अच्छा चील दी, तुम यहाँ कैसे? ये घर मैंने तोतों से खरीद लिया है और तुम ये डंडा लेकर यहाँ क्या करने आए हो? कुछ नहीं चील दी, हम पड़ोसी हैं आपके। अगर कोई काम हुआ तो बता देना। अब दफा हो जाओ यहाँ से, सारा मेरे म्यूजिक का मजा खराब कर दिया तुमने। कव्वे डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। रात हो जाती है। चील म्यूजिक की आवाज और भी तेज कर देती है। बादल, वो तोते तो हमसे भी 2 पंखों आगे निकले, चील को अपना घर बेच गए। बिजली, अब कर ही क्या सकते हैं, थोड़ी ना चील से मैं लड़ने जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि अब हमें अपना घर भी बेचकर यहाँ से जाना ही पड़ेगा।